बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जंग शुरू कर देगा या वो जंग से अपने आप को बचाएगा। इसमें दो तरह की राय है। ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर में दोबारा नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग के लिए जिस तरह की सपोर्ट चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने इत्तेहादियों की जानिब से या दुनिया की जानिब से या वो ममालिक जो पहले अमेरिका के साथ मिलकर जंग में जाते थे उनकी जानिब से वो सपोर्ट मिली नहीं है। इस पे एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है कि ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जंग में कम से कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, ये इकोनॉमिस्ट ने कहा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमेरिकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि उन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब इस तरह रखते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हार गया है। एक हारे हुए आदमी की जुबान लगती है। डोनाल्ड ट्रंप कभी गाली देते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। तो इन चीजों पे द इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफो हरास पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मजायका खेज बना सकते हैं। हालात दुनिया के खराब होंगे, ट्रंप की मकबूलियत खराब हो जाएगी। ट्रंप के तीन बड़े मकासद मशरिक़ वुस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा करना और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे ही नहीं हो सकते। यानी जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के पीछे चाहता था उसमें से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ा तफसीली ये एक आर्टिकल लिखा गया है द इकोनॉमिस्ट में और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी यही है इसी हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल है कि वो जंग दोबारा शुरू करे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये देता हूं कि दुनिया भर के ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मेरे साथ चलो और चल के आपने हुर्मुज़ को खोलो और ताकत के बलबूते के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं ईरान को। लेकिन ये बात मानी नहीं जा रही डोनाल्ड ट्रंप की। अब जिन ममालिक से डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है जरा वहां से जो इतला आई है वो देख लें आप। बरतानिया ने डोनाल्ड ट्रंप की ये रिक्वेस्ट नहीं मानी, वो अब इस लड़ाई के अंदर नहीं जा रहा, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया। इटली ने भी यही कहा, स्पेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया मुस्तरद कर दिया, जापान ने भी मुस्तरद कर दिया, फ्रांस हिचकिचाहट का शिकार है। मैक्रोन आपको पता है वो कभी हाँ कभी ना, लेकिन मैक्रोन अपने आप को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं कर सकते। नॉर्वे इन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, कनाडा ने भी मुस्तरद कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मुस्तरद कर दिया है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया समंदरों के अंदर अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक है, क्योंकि एक क्वाड नाम की तंजीम है जो बनी हुई है जिसमें 4 ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, दिफाई नौयत के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया। चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, नीदरलैंड ने कोई जवाब नहीं दिया, जनूबी कोरिया कोई तस्दीक उनकी तरफ से नहीं हो सकी कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाएंगे या नहीं। दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तगड़े ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े नहीं हुए और जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हो रहा है उसको इसका नुकसान हो रहा है। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा एसेट था यूरोपीय यूनियन में, हंगरी का वजीर आजम। ये जो हंगरी का वजीर आजम है ये 16 साल से वहां पे इक्तदार में है। तगड़ा आदमी है ना, तभी तो इक्तदार में है, बड़ा मकबूल आदमी है और ये अमेरिका का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के मुताबिक चलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का खास आदमी है। जब पूरा यूरोपीय यूनियन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहा था या यूरोपीय ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे, तो ये वो वाहिद आदमी था जो हंगरी का वजीर आजम विक्टर ऑरबान ये डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहा था। अब इसका इलेक्शन हुआ, इसके इलेक्शन के लिए बाकायदा जेडी वेंस को भेजा भी गया कि जरा सपोर्ट वोट करके आओ, और अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है। अमेरिका का इत्तेहादी है ये जो हंगरी का वजीर आजम था, लेकिन उसको बदतरीन शिकस्त दी है वहां के अपोजिशन लीडर ने और उसका नाम है पीटर। उसने शिकस्त दे दी डोनाल्ड ट्रंप के बड़े जबरदस्त हमायती को। 16 साल के बाद वो इलेक्शन हार गया और 2/3 अक्सरियत से वो इलेक्शन हार गया। देखिए यूरोपीय यूनियन जो है ना वो पेड्रो के नक्शे कदम पे चल रहा है। पेड्रो एक नौजवान लीडर है और उसका ताल्लुक है स्पेन से, और स्पेन में अभी मैं गया था थोड़े दिन पहले, मैंने वहां के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी पेड्रो बिल्कुल एक अलग तरह का सियासतदान है, वो रवायती सियासतदान नहीं है। वो सही को सही और गलत को गलत कहता है, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये वहां दावा किया गया, बहुत सारे लोगों ने ये कहा और वो वहां बहुत मकबूल भी है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप का एक हमायती भी इलेक्शन हार गया। अब वहां पे जो दूसरी हुकूमत बनेगी तो जो कुछ हमायत थोड़ी बहुत ट्रंप के पास यूरोपीय यूनियन में थी
वो भी ऐसा लगता है कि अब नहीं होगी। एक एक करके इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप से दूर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बजे धमकी लगाई दोपहर के कि मैं इसराइल की हमायत से इनकार करने पर स्पेन के साथ तमाम तिजारत और ताउन खत्म कर दूंगा। यानी स्पेन को उन्होंने धमकी लगाई और 2 घंटे बाद जो है वो स्पेन का जो वजीर आजम है वो चीन पहुंच गए। ट्रंप को वादे पैगाम दिया कि जनाब एक मुतबादिल भी मौजूद है, दुनिया में एक और सुपर पावर भी है, आप अकेले तो नहीं है। तो स्पेन अपने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो चाइना की गाड़ियां हैं वो यूरोप की मार्केट को तबाह कर देंगी और यूरोप की गाड़ियों की मार्केट को बर्बाद कर देंगी। देखिए ये कंपटीशन तो दुनिया में होगा। इस वक्त मुकाबला दुनिया में है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। आने वाली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया से जो पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ यूरोप में अब गाड़ियां वो यूरो 6 गाड़ियां आ गई हैं। ये कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोग चलाएं, दूसरी गाड़ियां ना चलाएं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे चाइना है। इसकी लगभग 60% के करीब मार्केट चाइना के कंट्रोल में है। जापान में गया था, मैंने वहां लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हम कोई ऐसी काबिले जिक्र शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सके जिसकी हम दुनिया के सामने रख सके। वहां कंपनियां कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस तरह चाइना आगे निकल गया, जिस तरह नए नए मॉडल उन्होंने बनाए और जितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी से वो गाड़ियां बना रहे हैं, और चाइनीज गाड़ियां बहुत जल्दी चार्ज होती है, बहुत ज्यादा देर तक चलती है, तो उनकी क्वालिटी बड़ी शानदार है। फिर चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी पे काम किया है, बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया कि हम आपके मुल्क के अंदर जैसे पेट्रोल पंप है, इस तरह हम बहुत सारे एरिया पेट्रोल पंपों में बना देंगे जहां बॉक्सेस पड़े होंगे, जहां पे आगे कोई आदमी अपनी गाड़ी रोकेगा, एक बॉक्स निकालेगा और वो वहां रखेगा और वहां से एक बॉक्स उठाएगा जो चार्ज हुआ हुआ उसको अपनी गाड़ी में रखेगा और चला जाएगा। 500 किलोमीटर अब वो और जा सकता। तो उनका ये फॉर्मूला है कि हम पूरे यूरोप के अंदर जगह जगह पे एक ऐसे स्टेशन लगा देंगे जहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए होंगे छोटे से। वो बॉक्स के अंदर बैटरी है, आपने गाड़ी में से अपनी बैटरी निकाली और वहां रख दी, वो ऑटोमेटिक चार्जिंग पे लग गई, और वहां से एक बैटरी जो चार्ज है वो उठाई और गाड़ी में रख दिया, 500 किलोमीटर फिर चले जाए। तो इस किस्म की फैसिलिटी भी चाइना कह रहा है। तो चाइना बहुत आगे निकल गया। अमेरिका के बाद बहुत थोड़ी मार्केट है, दूसरे नंबर पे दुनिया में अमेरिका है, पहले नंबर पे चाइना है। यूरोप भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, लेकिन चाइना दुनिया की मांग पूरी कर सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है कि चाइना अगर अपनी गाड़ियां ले आया तो फ्यूचर में चाइना को ही सारा पैसा मिलेगा और ये सारी इंडस्ट्री वो खा जाएगा। तो अमेरिका को ये प्रॉब्लम तो है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी स्पेन को, स्पेन ने क्या किया वो आपने देख लिया। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूँ। कनाडा के साथ अमेरिका के बड़े जबरदस्त दिफाई ताल्लुकात और ये बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब जो कैनेडियन हुक्मरान है उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा वो दिन चले गए जब हम अपने हर फौजी डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को भेजते, यानी कनाडा की फौज का जितना बजट होता था उसका 70% वो अमेरिका को भेजते, यानी हर फौजी डॉलर। यानी फौज का डॉलर वही है ना जो फौज के लिए मुख्तस हो जाता था कि जनाब इससे फौज की चीजें लेनी है। तो वो कहते हैं फौज के लिए जो पैसा हम खर्च करते थे उसमें हर डॉलर में से 70% या 70 सेंट हम अमेरिका को भेजते थे। एक वो भी दौर था, अब वो दौर खत्म हो गया। ममालिक आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खुद मुख्तार कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि अगर ईरान जैसा मुल्क इतनी कमजोरियों के बावजूद, 3 दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली स्टेट के सामने खड़ा हो सकता है और अपना मुकाबला कर सकता है, तो यूरोपीय तो बहुत अमीर है, उनके पास तो बहुत वसाइल है, वो तो दुनिया को हथियार भी बेचते हैं, तो वो क्यों अपना दिफा अमेरिका के बगैर नहीं कर सकते? ये सवाल उनके दिमाग में और जायज बात ठीक। देखिए अब जो लड़ाई है वो एयर डिफेंस सिस्टम की है, वो ड्रोन्स की है और मिसाइलों की। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों के बाद शायद जो एयर फोर्स है उसकी वो अहमियत ना रहे, क्योंकि पायलट्स का काम खत्म हो जाएगा। इस किस्म के जो वो ड्रोन्स आ जाएंगे कि आप जमीन पे बैठ के बहुत सारे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, वो ऑटो के ऊपर जाके अपने टारगेट्स को हिट करें। तो पायलट्स का काम भी उस तरह नहीं रहेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। जैसे टैंक का काम खत्म हो गया, टैंक चलाने वाले जो लोग होते थे उनका कोई काम नहीं रहा, टैंक ऑब्सोलीट हो गया। अब जिसके बाद भी टैंक होगा वो समझ लें आप चलता फिरता ताबूत है, एक ड्रोन आएगा और जितने मर्जी टैंक है उनको तबाह कर देगा। लिहाजा इसी तरह आने वाले दिनों में जो पायलट है, जीडी पायलट्स, उनका काम भी मेरे ख्याल में किसी और तरफ चला जाएगा। अब तो आपको इंजीनियर्स चाहिए होंगे, साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो नए से नए हथियार बनाए और सस्ते और बेहतरीन हथियार तैयार करते चले जाएं। नाज़रीन, मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुई? अब इसकी तरफ आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जो ईरान का स्टेटमेंट है वजीर खारजा का, उन्होंने कहा थी कि हम नेक नियति के साथ जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत करने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे कि ऐसे में अमेरिका की जानिब से इंतहाई सख्त मुतालबात एकदम पेश कर दिए गए। यानी अमेरिका माजी के तजर्बात से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मामला सादा सा है, नेक नियति या दुश्मनी, हम दोनों के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि आप दुश्मनी करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, हम राजी हैं। आप नेक नियति से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी राजी हैं। और मुज़ाकरात में वो कहते हैं हम बहुत करीब पहुंच गए थे। देखिए मैं एक बात जानता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आप जरा थोड़ा समझें।
अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात कामयाब करवाने होते तो वो उसका क्रेडिट खुद लेता, किसी और को ना देता। हत्ता कि वो अपने नायब सदर जेडी वेंस को भी इसका क्रेडिट कभी ना देता। डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का शौक है। उसने अपने मुंह से कहा कि उसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है। वो नालायकों के आसपास रहता है ताकि उसकी तारीफ होती रहे। जेडी वेंस के पास मौका जरूर था, लेकिन जेडी वेंस के पास इख्तियारात नहीं थे। अमरीकी नायब सदर जो पाकिस्तान आए, उनके इख्तियारात इतने ही थे कि उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया, नेतन्याहू से भी राब्ता किया, और जब उन्हें कहा गया तो वो मुज़ाकरात बीच में छोड़कर वापस चले गए एक ऑफर देकर। तो जेडी वेंस के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो कैनेडी था अमरीकी सदर, ये उसकी तरह लगता है और उसकी तरह बोलता चालता है, उसकी तरह बॉडी लैंग्वेज है, चलता भी है, तो ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा, लोग ये कहते हैं। लेकिन उसने ये मौका जाया किया और ऐसा दिखाई दिया कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो क्रेडिट मैं लूंगा, अगर नाकाम होंगे तो मैं जेडी वेंस पे डाल दूंगा। लोग इस बात पे हंसे थे, लेकिन मैंने इस बात को सीरियस लिया था कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही है, वो यही करेगा। तो ट्रंप को ये पता था कि अगर मुज़ाकरात देखें वाकई उन्होंने कामयाब करने होते तो ट्रंप खुद आता या खुद किसी जगह पे ऐसी जगह मुज़ाकरात करता जहां वो शामिल होता या अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता। तो वो नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अपनी टीम भेजी और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था। अब एक चीज और है, ट्रंप ने एक बात का एतराफ किया है जो मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा जो मुकाबला हुआ है वो बड़े शानदार लोगों के साथ हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो चारों पीएचडी थे जो ईरान वाले थे, डॉक्टरेट, शानदार लोग, पढ़े लिखे लोग, और अमेरिका के वफ्द के अंदर लोग जो है वो ताल्लुकातदारी के ऊपर, सियासी नौयत के ऊपर, और वो और तरह के लोग थे, पॉपुलर लोग थे। लेकिन ये लोग बहुत टेक्निकल लोग थे जो ईरान की तरफ से आए थे, तो मुकाबला नहीं था ज़हनी सलाहियतों का। इस बात का एतराफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जिन अफराद से कल हमारी मुलाकात हुई, सच कहूं तो वो बहुत ज़हीन, बहुत तेज नजर और बहुत आला किस्म के लोग। फिर वो ये कहता रहा कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, हमने उनको जंग हरा दिया, ये वो तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, हमेशा से कहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ किया कि ये बड़े ज़हीन लोग। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या उतना ज़हीन है? क्योंकि अब जो काम डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहा है ना, ये अजीबोगरीब काम है, इससे पहले हमने इसको ऐसे सुना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दे। ये एक अजीबोगरीब चीज है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को बंद किया हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम बाहर से बंद कर दें। ईरान अगर अंदर से बंद करेगा तो जिस जहाज को ईरान छोड़ेगा हम उस जहाज को नहीं जाने देंगे। ये बाहर से नाकाबंदी। हम बचपन में ना एक लतीफा सुनते थे और उसमें वो एक नसीहत की तरह का लतीफा था कि अगर कोई अंदर से कुंडी लगा ले और दरवाजा बंद कर ले तो फिर आप बाहर से कुंडी लगा ले, क्योंकि हर दरवाजे में दोनों तरफ कुंडी, तो दरवाजा खोलने की बजाय बाहर से कुंडी। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बचकाना हरकत की है। ईरान पहले ही आपने हुर्मुज़ को बंद करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है। अब अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ एक महाज खोल रहा है कि जनाब देखिए ये दुनिया को नहीं चलने दे रहा, देखो ये दुनिया को तेल ले जाने नहीं दे रहा। अब साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जनाब जिनको ये तेल ले जाने देगा उनको हम रोक लेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उसी सफ में आ गया, अमेरिका को वहीं पे ले आया कि अगर ईरान तेल नहीं जाने दे रहा तो जो वो जाने दे रहा है उसको अमेरिका रोक रहा है। ये तो अमेरिका अपनी मुखालफत के अंदर इजाफा करवा लेगा दुनिया में और कुछ नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका जल्द ही उन तमाम जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर देगा जो आपने हुर्मुज़ में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करेंगे, और वो काम आज से वो करेंगे। हालांकि ये जंगबंदी का टाइम है, लेकिन अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि आज से वो ऐसा ही करेगा। इस पे ईरान के जो स्पीकर है कालीबाफ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को फैसला करना होगा कि क्या वो ईरान का एतमाद हासिल करने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रंप की हालिया धमकियों का ईरानी कौम पर कोई असर नहीं होगा, हम ये साबित कर चुके हैं। हमारी बातचीत बहुत शदीद, संजीदा और मुश्किल थी। हमने मजबूत तजावीज़ पेश की जो नेक नियति जाहिर करती हैं और पेशरफ्त का बाइस बनेगी। हम अमेरिका पर एतमाद नहीं करते, उन्हें हमारा एतमाद हासिल करना होगा, जो उनके माजी के इक़दामात की वजह से बहुत मुश्किल है। ईरानी कौम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है और अपनी सलाहियतों पर इंसार कर रही है। हमारा वफद मुत्तहिद, संजीदा और ईरान के हकूक़ के दिफा में तख्लीकी था। उनकी धमकियों का कोई असर नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं, दुनिया ने उसे देख लिया है। अगर अमेरिका रास्ता चाहता है तो उसे ईरानी कौम का एतमाद हासिल करना होगा। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, और अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ, दलील के साथ उसका जवाब देंगे। तो ये कालीबाफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद। ये अजीबोगरीब धमकी है, लेकिन इस धमकी में भी डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट हासिल नहीं है। देखिए पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस वक्त आपने हुर्मुज़ में अमेरिकी फोर्सेस के जो जहाज हैं वो बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा हमने तो उनको यहाँ पे आने नहीं दिया, बल्कि जो आ रहे थे उनको हमने यहाँ से भगा दिया कि चले जाओ यहाँ से। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यहाँ दूर खड़े होकर, काफी दूर जाकर ईरानी मिसाइलों की हद से बाहर निकलकर जो जहाज ईरान छोड़ेगा हम उनका रास्ता रोकेंगे और उन्हें वहां से नहीं जाने देंगे। अब ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए भी होगा, ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी होगा। क्या अमेरिका में इतनी कैपेसिटी है कि वो चाइना के जहाज को रोके? मैं सादा सवाल कर रहा हूं। रशिया ने अभी कोलंबिया को तेल से भरा हुआ कंटेनर पहुंचाया और दूसरा भी वो पहुंचा रहे हैं कोलंबिया को। अमेरिका उनकी नाकाबंदी करता है। रूस का
जो ऑयल टैंकर है उसको तो रोक नहीं सका अमेरिका। चाइना जब अपनी जरूरत के लिए यहाँ से ईरान से या गल्फ में से आपने हुर्मुज में से निकाल कर वो तेल लेकर जा रहा होगा, तो पैसा तो अरबों को मिलेगा ना, और कुछ पैसा ईरान को मिलेगा, फायदा तो इन दोनों मुल्कों का होगा। तो जब अमेरिका बाहर उनकी नाकाबंदी करेगा तो फिर अमेरिका के खिलाफ कौन होगा, चाइना, अरब या ईरान? ये डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इससे भी मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वही काम किया जैसा काम वियतनाम की लड़ाई के बीच में एक अमेरिकी लेफ्टिनेंट कैलियन था, उसने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि हमें वियतनाम का एक गांव है, इसको बचाने के लिए ना इस गांव को तबाह करना पड़ा। ये इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया, वो भी तारीख के अंदर लिखा गया, लोग याद रखेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कारनामा कर दिया कि आपने हुर्मुज को खुलवाने के लिए हमने समुद्री रास्ते बंद कर दिए थे, तो ये भी लोग याद रखेंगे कि ये अजीबोगरीब काम किया। इससे अमेरिका की मुखालफत में इजाफा होगा, अमेरिका के लिए कोई अच्छे लोगों के रिमार्क्स नहीं होंगे, या जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो खुश नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी तवज्जो हमें करनी चाहिए। देखें, क्योंकि इंटरनेशनली खबरें बहुत ज्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जुल्म की इंतहा हो गई। ये कैसे हो सकता है कि एक साबिक वजीर आजम की मुलाकातें ही बंद कर दी जाएं, उसे कैद तन्हाई में डाल दिया जाए, ना वकील मिलते हैं, ना फैमिली मिलती है, ना डॉक्टर मिलते हैं, ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिल सकता है। ये क्या बकवास है भाई? मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया। एक जर्नैल फैसला करता है जनाब मुलाकातें बंद कर दो, और पूरा निजाम मुलाकातें बंद कर देता है। ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? अब उठा के किसी जर्नैल को अगर डाल दें इस तरह, आसिम मुनीर साहब को सोचे एक लम्हे के लिए कि आसिम मुनीर साहब को उठा के जेल में डाल दिया जाए और उनकी मुलाकातें उनके बीवी बच्चों से, खानदान से, रिश्तेदारों से, वकीलों से, सबसे बंद कर दी जाए और वो पड़े रहे जेल के अंदर। इमरान खान को तो पीछे से लोग आवाजें देते हैं, लोग निकलते हैं उसके लिए दुआएं करते हैं, तो आसिम मुनीर साहब के लिए तो आवाज भी नहीं उठनी। तो वो ये बात सोचें कि अगर ये उनके साथ हो तो क्या होगा। और वो इतना बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसके साथ हरकतें क्या कर रहे हैं ये? उसकी आंख की बिनाई जाया हो रही है हुकूमती रिपोर्टों के मुताबिक, फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब इमरान खान के बेटों ने यूएन को लिखा है, उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनली आवाज उठेगी, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाए, कि उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। पूरी दुनिया में इनको चौधरी बनने का शौक है, पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ होने नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो आप बाहर इंसाफ कर पाएंगे ना। आप बाहर जितने मर्जी चौधरी बन जाएं, जितने मर्जी आप बाहर जो है वो अपना नाम बना लें, जितने मर्जी आप लोगों के चाहे जूते पॉलिश करें, चाहे उनके साथ यारियां डालें, चाहे जो मर्जी करें, उनको सलूटें करें, आप उनके लिए तोहफे लेके जाएं, जो मर्जी करें आप, जब तक आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आप अपने घर के अंदर इंसाफ की फराहमी नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिले, आपका मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एजाज चौधरी साहब की हालत देख, सेनेटर एजाज चौधरी, निजाम किस बात का बदला ले रहा है उनसे कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं मान रहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे जो डिमांड किए हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और एजाज चौधरी साहब ने वो गैर आईनी और गैर कानूनी बातें मानने से इनकार कर दिया। अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, बुरी हालत है उनकी, तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? उन्हें इलाज नहीं करवाने दिया, इतने दिनों तक उनकी हालत बिगड़ गई। ये रजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ रजीम है ना, यह जो निजाम है, इसमें इंसानियत खत्म होती चली जा रही है। हम दुनिया के अंदर इंसानियत चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते। पूरी दुनिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि इंसानियत की पामालियों में पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। फॉर गॉड से होश के नाखून लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और नफरत इतनी फैल जाए कि फिर किसी से कंट्रोल ना हो। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।